और 2 सीटों के विधानसभा उपचुनाव को लेकर कि राजनीतिक दलों की तैयारियां क्या हैं और किस तरीके से वो तैयार हैं और किस तरीके के दावे हैं, किस तरीके के आरोप और प्रत्यारोप भी हैं। हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका स्वागत मैं कर लेता हूं। हमारे साथ संदीप चमोली जी जुड़ गए हैं। संदीप चमोली जी प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। संदीप जी बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता कमलेश रमन जी जुड़ गई हैं। कमलेश जी आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ शांति प्रसाद भट्ट जी हैं, उपाध्यक्ष हैं यूकेडी के। बहुत स्वागत है शांति प्रसाद भट्ट जी आपका भी। शुरुआत कमलेश जी आपसे कर लेता हूं। आप सत्ता में हैं, आपकी पार्टी इस वक्त 2 सीटों पर उपचुनाव और निकाय चुनाव, क्या तैयारियां हैं आप लोगों की? जी 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 हाँ, आ गया फोन। ठीक है कमलेश जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, कमलेश जी हमारे साथ जुड़ेंगे क्योंकि हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं। हो सकता है कुछ तकनीकी खराबी हो। मैं संदीप चमोली जी आपके पास आता हूं। आप लोग लगातार आरोप लगा रहे हैं कि निकाय चुनाव में जो देरी हो रही है इसको लेकर सत्ता पार्टी वजह बनी हुई है। क्यों लगता है आपको ऐसा? रवि जी, सबसे पहले तो आप देख रहे हैं कि सत्ता में जो दल है निरंतर वो इस प्रदेश में निकायों में चुनाव ना कराकर, जो इस सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो सरकार होती है उसकी होती है, उससे भागना चाहती है। उसको भागने के पीछे का सबसे महत्वपूर्ण कारण अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं निकायों में भाजपा को पता है कि उनके जो शासनकाल में है, जो उनके नगर निकाय में जहां उनके मेयर, नगर पालिका अध्यक्ष, जो उनके लोग हैं, उनके द्वारा जो भ्रष्टाचार नगर निकाय पालिकाओं में किया गया, नगर निगमों में किया गया, आप सबने हमारे सामने सबने देखा है। हमने देखा है देहरादून में किस बार कोरोना में इतना बड़ा घोटाला हमारे सामने आया। चाहे आप जो प्रचार प्रसार के लिए जो होर्डिंग लगाए जाते हैं, आपने उसका घोटाला देहरादून में देखा। और चाहे आपने अभी कुछ समय पहले ही देखा कि यहाँ जो सफाई कर्मचारियों का इतना बड़ा घोटाला देहरादून में हुआ, हल्द्वानी में हुआ, हरिद्वार में कई घोटाले सामने आए। तो आपको इससे इनको स्पष्ट हो चला है कि कहीं ना कहीं जो निकाय चुनाव जो होने चाहिए थे, अब 2 बार लगभग कार्यकाल भाजपा बढ़ा चुकी है, तो जो 2 निकाय चुनाव जो होने हैं राज्यों में, हमारे राज्य में, उस राज्य में निरंतर ये उससे भागने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि ये पहले इन्हें लगा कि हम कमजोर हैं, कहीं लोकसभा से पहले निकाय चुनाव हो जाएं तो कहीं जो नतीजे हमारे खिलाफ हों तो हम कहीं ऐसा ना हो कि लोकसभा में उसका नुकसान हमें हो। ये उससे बचने के लिए उन्होंने चुनाव आगे बढ़ाए। और लेकिन लोकसभा के जो नतीजे उत्तराखंड के हैं वो तो भाजपा के पक्ष में नहीं, तो इन लोग ये तब वो नहीं थे ना रवि जी, तब ये आश्वस्त नहीं थे कि हमारे पक्ष में फैसला आएगा। कहीं ना कहीं भाजपा के लोग अस्वस्थ थे। और अब आप देखिए ये इनके साथ साथ जो निकायों के साथ साथ विधानसभाएं जो उपचुनाव हमारे राज्य में होने, वो भी ये लोग करवाना चाहते हैं। अगर आप उनको देखें, बद्रीनाथ विधानसभा में होना और एक मंगलौर सीट पे होना है। मंगलौर में आप भाजपा की स्थिति देख लीजिए, कम से कम 20,000 वोटों से इनका प्रत्याशी वहाँ भाजपा का जो विधानसभा आ रहा है, और खुद राजू भंडारी अपना बूथ भी नहीं जीत पाए। तो कहीं ना कहीं जो भाजपा निरंतर देखा जाता है इनकी कथनीयन करनी में कितना अंतर, इससे स्पष्ट ये होता है कि सदैव ये जो अब निकाय चुनाव को निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं ना कहीं भाजपा के लोगों का डर है। ठीक है सर। कमलेश रमन जी आपके पास एक बार फिर आ रहा हूं, स्वागत कर लेता हूं आपका फिर से। उस वक्त तकनीक खराबी के कारण आपने उस समय आवाज नहीं पहुंची आप तक। आरोप यह है कि आप लोग इस वजह से प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ा रहे हैं क्योंकि आप लोग घबराए हुए हैं, और लोकसभा चुनाव से पहले आप घबराए थे, अब सीटें आ गई, लेकिन अभी भी आप लोग जो 2 सीटों पर उपचुनाव होना है उन सीटों पर अपने आप को मजबूत नहीं पा रहे। कांग्रेस का ऐसा कहना है? कहना ही है, खैर वो कह सकते हैं। अब उनकी इच्छा शक्ति है, वो जो भी कहें। पर भारतीय जनता पार्टी कमजोर नहीं है, उसका कार्यकर्ता कमजोर नहीं है। वो चुनाव मैदान में जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। चुनाव आयोग को पहले ही सरकार ने लिख के दे दिया था कि आप जब चाहे चुनाव करवाना चाहे करवा सकते हैं। लेकिन चुनाव आयोग की भी अपनी एक कुछ टेक्निकल चीजें हैं, जहां पर हमारी नई जो नगर निगम बने हैं, जहां पर हमारी सीटें बनी है, वहां की वो सर्वे भी होना है, वहां पर आरक्षण भी तय होना है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, क्योंकि इस बीच में लोकसभा का चुनाव आया और आचार संहिता लगी, तो मुझे लगता है कि अब आचार संहिता जहां तक है हट चुकी है। तो अब आने वाले समय में बहुत जल्दी चुनाव होंगे आप सबके बीच में। और क्योंकि आरोप लगाना बहुत आसान होता है, उसको सिद्ध करना बहुत मुश्किल होता है। भाजपा कभी भी कमजोर नहीं रही है, उनका कार्यकर्ता तमाम नगर निगम के चुनाव के लिए बिल्कुल तैयार है। और आप इसका परिप्रेक्ष्य आप देख चुके हैं लोकसभा के चुनाव में।
और कांग्रेस का तो मैं कुछ कह ही नहीं सकती कि इतना सब कुछ पांचों की पांचों लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में आने के बावजूद भी बोल रहे हैं, तो वाकई बहुत हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। बहुत हिम्मत है उनके अंदर इन सारी चीजों को झेलने की और करने की। तो वो पहले अपने घर को देखें, अपने उन चीजों को देखें कि उनके नेता जिस तरीके से विधानसभा लोकसभा छोड़कर चुनाव मैदान से उठ खड़े होते हैं, तो क्या नगर निगम के चुनाव में कहीं ऐसा ना हो जाए कि बड़े नेता जो है शहर से और प्रदेश से ही बाहर चले जाए कि उन चुनाव में उन्हें रहना ही नहीं है यहाँ पर। लेकिन नहीं, क्योंकि अगर यहाँ अगर तो अगर परिवार की अगर हम सारी परिभाषा कुछ चीजों को देखें तो लोकसभा चुनाव और निकाय चुनाव उपचुनाव में काफी डिफरेंस होता है, अलग अलग, क्योंकि स्थानीय मुद्दों पर लड़े जाएंगे। हाँ बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल 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 अंतर होता है उसमें, क्योंकि नगर निगम का चुनाव एक व्यक्तिगत चुनाव होता है। जिस नेता का जनाधार अपने क्षेत्र में होता है वही पार्षद का चुनाव जीत जाता है। मेयर का चुनाव भी उसी तरीके से, आप उनकी जो काम करने की कार्यशैली वो भी बिल्कुल अलग अलग होती है, क्योंकि स्थानीय हमारे मुद्दे होते हैं, चाहे लाइट हो, सड़क हो, बिजली हो, सॉरी सफाई व्यवस्था हो, तमाम वो सारी चीजें जो नगर निगम करता है, जो स्थानीय हमारे प्रतिनिधि के रूप में करते हैं नगर निगम के अंदर। तो मुझे लगता है वो सारी चीजें बेहतर हुई है भारतीय जनता पार्टी के राज में। और आने वाले जब चुनाव होगा नगर निगम का, तो आपको दिखेगा कि यहाँ से पार्षद भी भारतीय जनता पार्टी के जीतेंगे अधिकतर, और मेयर भी जीतेंगे, नगर निकाय का चुनाव भी होना है, उपचुनाव भी होना है, बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जिसमें भारतीय जनता पार्टी अपनी बढ़त बनाएगी। और डरने की हमें कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जनता का भरपूर प्यार धामी जी के किए गए कार्यों पर मिल रहा है। उन्होंने जो निर्णय लिया है, विकास कार्य किया, मुझे लगता है कि भरपूर प्यार और स्नेह हमें जनता का मिल रहा है। तो हमें कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, हम चुनाव के लिए बिल्कुल तैयार है। जब चाहे चुनाव आयोग घोषणा कर सकता है और हम तैयार हैं चुनाव मैदान में जाने के लिए, तमाम वो सारी चीजें करने के लिए। पर कांग्रेस अपना घर देखे, अपना कुनबा देखे। मुझे लगता है कि सरकार के ऊपर टीका टिप्पणी करने से बेहतर है कि अगर वो मैदान में अपने लोगों को उतार कर अच्छी परफॉर्मेंस नगर निगम में कर पाए तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है कमलेश जी, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर अजय ढोंडियाल जी भी जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। और मैं आपके पास आऊंगा, एक छोटा कमेंट पहले शांति प्रसाद भट्ट जी से ले लेता हूं। शांति प्रसाद भट्ट जी, क्षेत्रीय दल लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव में कोई खासी बढ़त नहीं बना रहा है। जब भी चुनाव होते हैं आप लोग और डाउन जा रहे हैं। निकाय चुनाव में उम्मीदें हैं आप लोगों को, तैयारियां हैं आपकी? देखिए रवि जी, लोकतंत्र में जनता की आवाज़ बनना ही बहुत बड़ी बात है। और उत्तराखंड क्रांति दल जिन बुनियादी सवालों को लेकर चुनाव लड़ा है, जनता ने हमें क्यों नकारा, ये आने वाले समय में समीक्षा होगी। विषय ये नहीं है, विषय ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जितना उत्तराखंड की जनता के साथ में धोखा किया, उसके बावजूद वो चुनाव पांचों सीटें निकाल के लाए। इसके लिए बधाई की पात्र है भारतीय जनता पार्टी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज जो डिबेट है निकाय चुनाव को लेकर, हम पूछना चाहते हैं रवि जी, यही उत्तराखंड की जनता जिसने देखा कि लोकतंत्र में निकाय चुनाव जो 2 दिसंबर को होने थे नहीं हुए, क्या देश के अंदर कोई आपातकाल था? क्या देश कोई आर्थिक संकट से जूझ रहा था? देश क्या दिवालिया हो गया था? या उत्तराखंड के अंदर कोई ऐसी अप्राकृतिक घटना हो गई जिससे सरकार संकट में आ गई और चुनाव नहीं करा पाई? ऐसा कुछ नहीं था। तो हमारा जो सवाल है कि सरकार ये जानती थी कि नगर के मेयर भ्रष्टाचार में संलिप्त थे। लोकसभा चुनाव से पहले यदि हो जाता तो हो सकता है इनके सारे मेयर हार जाते। भ्रष्टाचारों में जिस तरीके से पंचायतों में उंगलियां खड़ी हुई, उससे भारतीय जनता पार्टी घबराई। यही कारण था कि भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव को आगे टालने के लिए अपनी तैयारियां पूरी नहीं की। मैं पूछना चाहता हूं, डबल इंजन की सरकार थी, केंद्र में भी और राज्य में भी, इन्हें पता था 2 दिसंबर को चुनाव कराने हैं। इतनी मजबूत सरकार, इतनी ईमानदार सरकार, ये अगर जनवरी में प्रक्रिया कराते तो जून तक कंप्लीट हो जाता और सितंबर तक ये चुनाव की तैयारी पूरी करा के जो है नवंबर में चुनाव कराते, दिसंबर में गठित हो जाती पंचायतें। मगर देर करना एक सोची समझी रणनीति थी भारतीय जनता पार्टी की और वो उसमें सफल भी हुई। ठीक है, लेकिन पांचों लोकसभा जीत गई। आप लोगों को तो टाइम मिल रहा है ना, आप लोगों को टाइम मिल रहा है, आप लोग इस टाइम का सदुपयोग कर रहे हैं। देखिए सवाल ये है, मैं आपके सामने फिर कह रहा हूं कि अगर आज नगर पंचायत जो पंचायतें अगर गठित होती तो आज बिजली का संकट ना झेलना होता, सफाई के लिए जनता त्राहिमाम ना कर रही होती, पानी के लिए परेशान ना होती। कहने का मतलब है जनता को इसका
खामियाजा भुगतना पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी की लापरवाही के कारण। और अब आ जाइए चुनाव, ये सितंबर में चुनाव कराएंगे और वो भी 2 विधानसभाओं के साथ में कराएंगे। कारण क्योंकि इनको ये लगता है कि यदि हमने खाली पहले विधायक के चुनाव लड़ा दिए तो भी हारते हैं, तो नगर में इनके साथ में चुनाव लड़ाकर ये अपनी कमियां छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा ये कहना है, हम क्षेत्रीय दल के नेता हैं, हम फिर उन्हीं बुनियादी मुद्दों पर इनके साथ में लड़ेंगे कि अगर आप इनको नगर पंचायतों में बैठाते हो तो फिर वो गामाजी वाला मुद्दा उठेगा कि आखिर ऐसी कौन सी रॉकेट साइंस है भारतीय जनता पार्टी के पास कि जो पार्षद कल तक मूंगफली बेचने की स्थिति में नहीं था वो यहाँ पर बड़ा बिल्डर बन जा रहा है। आखिर ऐसे कौन से विधायक के ऐसे गुण हैं कि अचानक ओवरनाइट ये करोड़पति बन जा रहे हैं, इनके चाउमीन बेचते बेचते जो है अरबों की संपत्ति जोड़ ले रहे हैं। तो हम इनको मुद्दा बनाएंगे। तय जनता ने करना है कि जनहित में, लोकहित में, राज्य हित में अपनी पंचायतों में किन को भेजेंगे। हम बुनियादी मुद्दों पर उम्मीद करते हैं हमारे साथ जनता जुड़ेगी। ठीक है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर अजय ढोंडियाल जी लगातार जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, इस समय कहा गया है कि चुनाव में देरी की वजह भाजपा है, भाजपा घबरा रही है, यह आरोप विपक्ष लगा रहा है। इस देरी की वजह क्या है? अगर मैं आपको थोड़ा सा रवि जी एक चीज और कहना चाहूंगा कि मैंने अभी बीजेपी प्रवक्ता कमलेश रमन जी की भी बात सुनी और यूकेडी प्रवक्ता शांति प्रसाद भट्ट जी की भी बात सुनी। मैं थोड़ा चाहूंगा कि थोड़ा कांग्रेस की भी बात सुन लूं जी। तो मैं फिर अपनी बात बाद में कह लूंगा। आप थोड़ा सा कांग्रेस प्रवक्ता से जो हैं उनसे भी उनका वर्जन ले लीजिए। ठीक है, मैंने शुरुआत में संदीप चमोली जी पर गया था। संदीप जी एक बार फिर से आपके पास आ जाता हूं। संदीप जी, यही आरोप आप लोगों का है ना कि भाजपा जो है घबराई हुई है, इस वजह से चुनाव नहीं कराना चाहती, टाल रही है। संदीप जी। रवि जी, लगातार चुनावों की तिथि को आगे बढ़ाना, नगर निकाय, नगर पंचायतों में जो है प्रशासक बिठाना, जब सेंटर से लेके राज्य तक आपकी सरकारें हैं, आप पे पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं, तो क्यों आप लगातार चुनावों से भागने का काम कर रहे हैं? तो कहीं ना कहीं आप चुनावों को आगे बढ़ा के लोकतंत्र को भी रवि जी कमज़ोर कर रहे हैं कहीं ना कहीं। और आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा है, और कुछ ना कुछ ऐसा में जो है उसका मतलब आप सीधे सीधे ये निकालिए कि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आप जो नगर निकाय और आपके जो नगर निगम है, आप में उनका प्रदर्शन, आपके जो लोग जीते थे आपके टिकट पे, उन लोगों का प्रदर्शन सही नहीं है। जैसा कि हमारे वरिष्ठ साथी बड़े भाई शांति प्रसाद भट्ट जी कह चुके हैं कि रातों रात इनके जो नगर निकाय, नगर पंचायत में जो मेयर, नगर पालिका अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष थे, वो रातों रात धन्ना सेठ बन जाते हैं। किस प्रकार आप सबने देहरादून में देखा कि कितना बड़ा घोटाला हम सबके सामने आया, टेंडर बड़ा घोटाला, कंपनियों को मनमानी तरीके से काम देने का काम यहाँ के मेयर द्वारा किया गया। निरंतर अगर आपने देखा तो कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार था वो भाजपा की सरकार में नगर निगम और नगर निकाय में चरम पे था। उस भ्रष्टाचार का जवाब इनको जनता देने वाली थी। और कहीं ना कहीं देहरादून जो इतना सुंदर शहर अपनी सुंदरता के लिए पहचाना जाता था, आप हम सब देख रहे हैं कि उसकी क्या स्थिति, बदहाल व्यवस्थाएं, सड़कों की क्या स्थिति है, इन जो जिम्मेदारी नगर निगम थी वो कैसी जिम्मेदारी निभा रहा है, इन सब के ऊपर अगर ये चुनाव होता रवि जी और समय से हो जाता तो कहीं ना कहीं भाजपा इन चुनाव में हारने वाली थी। यही कारण है कि योजनाबद्ध तरीके से निरंतर भाजपा चुनाव को पीछे धकेलने का काम कर रही है और एक सही माहौल के समय जिसमें वो अपने लिए माहौल बना सके, उस माहौल में चुनाव को कराना चाहते हैं। ठीक है, हमें डॉक्टर अजय ढोंडियाल जी आपकी महत्वपूर्ण टिप्पणी लेना चाहूंगा इस पर। जी, मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए मैंने तीनों प्रवक्ताओं की बातें सुन ली हैं, तीनों दलों की बातें सुन ली हैं, और इसमें जो मुझे एक परफेक्ट बात जो लगी 80% तक, वो मुझे यूकेडी की बात लगी है। देखिए, यूकेडी न सत्ता में है, न विपक्ष में है, और कहीं भी नहीं है, और न वो सत्ता में जाना चाह रही है, न विपक्ष में बैठना चाह रही है। वो एक राज्य की बात तो करती है, और जब शहर और गांव तक की भी बात करती है, तो क्योंकि जो मैंने प्रवक्ता की बात सुनी है, शांति प्रसाद भट्ट जी वहां पर बैठे हुए हैं, उन्होंने एकदम बिल्कुल एक परफेक्ट बात कही है कि चीज कहां से लेकर कहां तक क्या होती है और क्या होती है। मैं 80% बात सहमत हूँ, 20% अलग है। आरोप प्रत्यारोप तो खैर राजनीतिक दल लगाते हैं जी। उनसे पहले मैंने बीजेपी प्रवक्ता मैडम का बयान सुना मैंने,
उन्होंने ये कहा कि जो स्थानीय चुनाव होता है वो स्थान के मुद्दे पर होता है। जैसे नगर निगम का चुनाव, उन्होंने पहली बात यही कही थी कि नगर निगम का जो चुनाव होता है वो नगर निकाय के हिसाब से होता है, शहर के मोहल्लों के हिसाब से होता है। जैसे पंचायतों का चुनाव होता था गांवों में, ग्रामीणों में, अब ठीक है ग्रामीण इलाके भी हमारे नगर निकायों में आ गए हैं, तो बात एक ही है। वो उन्होंने भी ये बात अच्छी कही। लेकिन उसके बाद जब वो उस बात को लेकर के राज्य सरकार पर चले गए कि धामी जी अच्छा काम कर रहे हैं, आपको धामी जी से क्या लेने देना भाई? अरे भैया, आप नगर निकाय की बात करो, पार्षद की बात करो, आप फिर धामी जी पे बात ले जाते हो जी जी, और फिर घूम जाते हो मोदी जी पर। अरे ये गलत बात है कि आप खुद कह रहे हो कि स्थानीय निकाय हैं, इनके मोहल्लों के चुनाव हैं, शहर का चुनाव है, शहर की सरकार है, उसमें धामी जी को मत लपेटिए। उसमें धामी जी का मतलब मेरा ये है कि आप राज्य सरकार को मत लपेटिए ना उसमें। जी जी, आप उसमें नगर निकाय को देखिए कि नगर निकाय ने क्या काम किया। आपके मोहल्ले में रमन जी, आप किस मोहल्ले में रहती हैं? कमलेश जी, नेहरू कॉलोनी धर्मपुर। कमलेश जी, आप किस मोहल्ले में रहती हैं? धर्मपुर में रहती हैं सर। नेहरू कॉलोनी। आप धर्मपुर में रहती हैं। धर्मपुर में सबसे ज्यादा पानी परसों जम गया था। आधे घंटे की बारिश में पूरा धर्मपुर पानी पानी था। कौन है आपके यहाँ का पार्षद? आपने उस पर उंगली उठाई? कांग्रेस का है कि बीजेपी का है? कांग्रेस का पार्षद है अमित भंडारी, हमारा अच्छा पार्षद है। कांग्रेस का पार्षद है। अब आप खुद देखिए ना। अब मैं आपको बताता हूँ, मैं जिस मोहल्ले में रहता हूँ वो बड़ों वाला है, वहाँ बीजेपी का पार्षद है। एक ही जैसी स्थिति है आपकी और मेरी। हाँ। और आप और मैं एक बिल्कुल समान नागरिक हैं, एक जैसे मोहल्लों में रहते हैं। अब उधर कांग्रेस का है, मेरे यहाँ बीजेपी का है। करा किसने? इसमें कहाँ राज्य सरकार आ गई? नगर निगम ने क्या किया? आप देखिए ना, जवाब दूं? हमको इसमें राज्य सरकार को नहीं लाना चाहिए। आपने खुद बोला पहले कि ये स्थानीय चुनाव है, ये है, स्थानीय मुद्दों पे लड़े जाते हैं, और उसमें राज्य सरकार को ले आए आप। क्या मैं देहरादून के धर्मपुर के मुद्दे को पौड़ी के उफरैंखाल पंचायत से लेकर के आऊं क्या? नहीं हो सकता है। हमको शहरों की स्थिति शहरों के हिसाब से देखनी चाहिए, और नगर निगम निकायों की स्थितियां यही हैं कि नगर निगमों को दी गई है चीजें, स्थितियां बहुत खराब हैं। हम इसमें राज्य सरकारों को भी नहीं जोड़ सकते। खैर, राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने निकायों को बनाए जी। ये चीज बहुत अच्छी शांति प्रसाद भट्ट ने कही थी, ऐसा है। इसीलिए मैंने 80% बात बोली। कांग्रेस के जो प्रवक्ता बैठे हुए हैं उन्होंने भी जो चीजें बोली, खैर वो उनके साथ में 20% ही इत्तेफाक रखूंगा, क्योंकि वो एग्जैक्ट उन चीजों को नहीं बता पाए कि जिस चीज पर हमको ये लड़ना चाहिए। इन्होंने क्यों देर की, ये क्या देर हुआ? देरियां जो भी हुई हैं, या वो कि बीजेपी पहले हार जाती, नगर निकाय चुनाव से ही अगर बीजेपी लोकसभा हार जाती तो क्या दिक्कत थी? या विधानसभा हार जाएगी कांग्रेस के तो विधानसभा के आपके बद्रीनाथ वाले जो है इस्तीफा दे करके यहाँ लौट आए थे, बीजेपी में लौट आए थे। कहाँ क्या उधर वहां भी तो नगर निकाय है साहब। जी जी जी, वहां नहीं है। आप एक चीज बताइए मुझे, बद्रीनाथ सीट पर नगर निकाय नहीं है जी, है कि नहीं है? रवि जी आप बताइए ना। जी बिल्कुल बिल्कुल है, पूछिए। बिल्कुल है। अभी मैं उनसे जवाब लूंगा सर। ये मुझे डोनियाल जी, मैं शायद नहीं समझ पा रहा हूँ कि आप क्या पूछ रहे हैं। नगर निकाय जोशीमठ में पूछ रहे हैं, गोपेश्वर पूछ रहे हैं, कहाँ पूछ रहे हैं आप बताइए, मैं बताता हूँ। बद्रीनाथ में नगर पालिका है महोदय, बद्रीनाथ में नगर पालिका है, आपकी गोपेश्वर में भी नगर पालिका है, थराली में नगर पालिका है। चुनाव की बात करें ना संदीप भाई। थराली में क्या हालत है? थराली में पुल देखा? थराली का पुल देखा महाराज? जो लकड़ी का बना रखा था, नगर निकाय का ही पुल है या पीडब्ल्यूडी का है? नगर निकाय का पुल है। ध्यान रखिए भाई साहब,
ठीक है। आप एक चीज बताइए, एक गांव से एक गांव जुड़ता है और उस गांव को वो उस वक्त नगर पालिका ही जोड़ती है, क्योंकि गर्मियों में इसलिए जोड़ देती है उस लकड़ी के पुल से कि अभी ग्लेशियर आते, ग्लेशियर का पानी इतना आ गया, पुल बह गया। अब भूल जाइए विधानसभा को, तो काहे नगर निकाय की बात कर रहे हो भाई, आप ही की विधानसभा में है। मैं इसलिए कह रहा हूं ना, मेरा सवाल सिर्फ ये है कि हम विधानसभा से क्यों जा रहे हैं। विधानसभा का सवाल मैंने इसीलिए किया कि अगर आप निकाय की बात छोड़ करके विधानसभा और राज्य सरकार और लोकसभा पे जाएंगे तो गड़बड़ होगा। नहीं, अगर निकाय में चुनाव समय पे नहीं होंगे ढोंडियाल जी, तो राज्य सरकार से सवाल तो करना लाजमी है ना। अरे अगर निकाय के चुनाव समय पे नहीं होंगे तो सरकार से तो सवाल किया जाएगा महोदय। नहीं, समय पर होना न होना, नहीं तो इस राज्य में तो नहीं हो रहे हैं ना। इलेक्टोरल सिस्टम है। नहीं, इलेक्टोरल सिस्टम में तो राज्य निर्वाचन आयोग है और सरकार की तो कार्यप्रणाली, सरकार तो उसका कार्यप्रणाली सरकार देखरेख करती है ना। नहीं, हमको, मुझे लगता है भाई साहब कि हमको इतने लंबे उस पर नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? यहाँ ये बात हो रही है कि नगर निकाय चुनाव देर में क्यों हो रहे हैं। बिल्कुल जाना चाहिए। मैं कमलेश रमन जी, ठीक है इन्होंने जाना चाहिए ना, तो अपने वैधानिक ढंग से कर दिया। ठीक है, मैं सितंबर में मुझे लग रहा है कि मुद्दा ही आप नहीं समझ पाए महोदय। ठीक है संदीप भाई, एक मिनट। ठीक है डॉक्टर ढोंडियाल जी, मैं पहले कमलेश रमन जी से जवाब ले लेता हूं। वो कह रहे हैं कि मैं जवाब दे देता हूं। कमलेश जी। सबसे पहले तो मैं ढोंडियाल भाई साहब को नमस्कार करना चाहूंगी कि उन्होंने बहुत ही बारीकी से सारी चीजों को सुना, बहुत संयमता के साथ में जवाब भी दिए। मैंने सिर्फ इसलिए बोला था कि राज्य सरकार का, धामी जी का इसलिए बोला था मैंने नगर निगम के अंदर, क्योंकि वैसे तो नगर निगम स्वयं संस्था होती है कि वो खुद का अपना वहन करती है सारी चीजों को, लेकिन नगर निगम देहरादून की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 100 वार्ड आते हैं और 100 वार्ड में हमारी 5 विधानसभाएं आती हैं। आसपास की डोईवाला और सहसपुर भी विधानसभा कुछ तो थोड़ा सा इसका एरिया टच करता है, 2-3 वार्डों को लेकर के दोनों तरफ से। तो 100 वार्ड यहाँ पर आते हैं और यहाँ के जो विधायक हैं ये भी बजट देने का काम करते हैं हमारे उन पार्षदों को, ये भी बजट देते हैं हमारे नगर निगम के अंदर तमाम उन सारी विकास कार्यों के लिए, और जो राज्य सरकार है वो भी बजट देने का काम करती है। तो मैंने उस परिप्रेक्ष्य में कहा था कि राज्य सरकार अच्छा काम कर रही है, इसलिए जनता उनको आशीर्वाद दे रही है। मेरा सिर्फ ये कहने का मतलब था। लेकिन जो हमारी स्वयं संस्था है नगर निगम की, वो अपने आप में परिपूर्ण है तमाम वो सारी चीजें करने के लिए, और बहुत जल्द चुनाव भी होंगे। चुनाव पे कोई देरी की वो नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी तैयार नहीं है या वो डर रही है, तो ऐसा कोई मसला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का तो कार्यकर्ता भी और नेता भी तमाम सब चीजें तैयार हैं। और आपने अभी देखा होगा कि लोकसभा का चुनाव अभी हाल ही में हुआ है और हम तमाम चीजें जीतने के बावजूद भी, यहाँ से 5 की 5 सीटें जीतने के बावजूद भी समीक्षा और तमाम वो सारी चीजें कहाँ से कम पड़ा, कहाँ से ज्यादा पड़ा, इन सारी चीजों को लेकर के हम लोग मंथन में हैं। और नगर निगम के चुनाव के लिए तो बिल्कुल संजीदा है, गंभीर है और तैयार है सब चीजों के लिए। हमने नाम भी मांग लिए अपने पार्षदों के, जहां से चुनाव लड़ने के जो हमारे नेतागण इच्छुक है नगर निगम के। कांग्रेस तो आपसे पहले इसमें तैयार हो गई थी, कांग्रेस में उससे पहले नाम मांग लिए थे। और ठीक है, दोनों ही दलों की अपनी जी वो सभी दल मांगते हैं, नाम तो सभी का होता है, सभी का विचार होता है। अब मैं उपचुनाव की सीट पर, उपचुनाव की सीट पर आ रहा हूँ ना कि हमने नाम मांग लिए, नाम तो कांग्रेस ने भी मांग लिया और पूरे रख लिया। उपचुनाव की सीट पर आ रहा हूँ। ठीक है सर। संदीप चमोली जी, बद्रीनाथ में 2022 के चुनाव में हमने देखा कि आपकी पार्टी को सीट मिली। इस समय राजेंद्र भंडारी भाजपा में चले गए हैं। अगर हम मंगलौर सीट पर भी बात करें तो वहां पर भी भाजपा नहीं जीती, बसपा को वहां पर सीट मिली। तो इन दोनों सीटों पर क्या आपकी मजबूत स्थिति में इस वक्त चुनाव लड़ने में आप खुद को देखते हैं, पार्टी को, और तैयारियां क्या क्या की हैं आपने? ये तो ठीक है कि चुनाव लेट हो रहे हैं आप लोग कह रहे हैं, लेकिन क्या तैयारियां भी उस तरीके की हो रही हैं? रवि जी, हमारे राज्य में आने वाले समय में 2 जगह विधानसभा के उपचुनाव होने हैं। एक जगह हमारे विधायक जो महोदय थे उनकी मृत्यु के कारण मंगलौर में, और दूसरे जो हमारे विधायक थे भाजपा के श्री राजेंद्र भंडारी, वो रातों रात अपने निजी हित के लिए हमारे दल को छोड़ कांग्रेस के थे, अब भाजपा में चले गए। वो उनका व्यक्तिगत था और कहीं ना कहीं अपने हित को साधने के लिए प्रत्येक व्यक्ति। तो ये चीजें क्या है आपके लिए फायदे वाली हैं? फायदे देखो, निश्चितता ही इस लोकसभा चुनाव में उनके जाने के बाद जो उत्साह बद्रीनाथ के कार्यकर्ता में देखने को मिला है वो आप सब हम सबके सामना है। जो राजू भंडारी जी का अपना निजी बूथ था, जिस जगह से वो आते हैं, उस बूथ पे भी उनको वहाँ के लोगों ने वोट नहीं देने का काम किया है। कहीं ना कहीं
कार्यकर्ता जो पार्टी के लिए निष्ठावान तरीके से कार्य करता है, एक विधायक अगर कहीं से चुन के जाते हैं, किसको नहीं दिया वोट, मैं समझा नहीं। राजू भंडारी जो 6 वोट कम पड़े हैं, 6 वोट नहीं दीदी, हार तो हार है। भंडारी जी के बूथ पर। आप लोकसभा देखिए ना, आप देखिए लोकसभा चुनाव में आपको बहुमत नहीं मिला, मोदी जी कितने लेकिन ज्यादा पढ़ने चाहिए थे ना कमलेश जी। नहीं जी बिल्कुल कहीं ना कहीं पोखरी जिस जगह से आपके पास आ गए, पोखरी जिस जगह से वो आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब चीजें देखी जाती हैं। पोखरी जिस जगह से आते हैं ना, कहीं वो मतों में वहां से अपने निजी बूथ से पीछे रहे। ये साफ साफ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं अब कांग्रेस इतनी ज्यादा खुश हो जाती है इन चीजों को लेकर। कांग्रेस सेवक केवल इसी चीज पे खुश है कि खुशी तो हमें इस चीज की है कि न जाने कब किस दिन हमारे जो पलटू चाचा नीतीश कुमार आपके साथ हैं, न जाने किस दिन वो कहते हैं नरेंद्र मोदी जी अब मैं आपके साथ नहीं रहूंगा, न जाने किस दिन मैंने जो सवाल किया था, एक्स प्राइम मिनिस्टर हो जाए। संदीप जी, मैंने जो सवाल किया था, प्लीज उस पर जवाब दीजिए। मैंने जो सवाल किया था, चाचा जी को आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है सर। आप चाचा जी को कांग्रेस के प्रवक्ता जी, भाई साहब कहाँ जा रहे हो महाराज? ये आप तय नहीं करेंगे डोंडियाल जी, मैं कहाँ आऊंगा और कहाँ जाऊंगा, ये आपका तय करने का काम नहीं है। संदीप चमोली मैं जी, स्वतंत्र विचारों के साथ यहाँ बैठा डॉक्टर डोंडियाल जी की बात को रखूंगा। डॉक्टर डोंडियाल जी, अब ये आप तय नहीं करेंगे डोंडियाल जी की मैं कहाँ जाऊँ और कहाँ ना जाऊँ, ये तय करने का अधिकार मुझे लगता है कि किसी के पास नहीं है स्वतंत्र। ये तो मैं अपनी पार्टी का पक्ष रखूंगा, उन्होंने कहा, मैं जवाब दे रहा हूँ। ठीक है, जो मैंने सवाल किया उसका जवाब दिया। संदीप जी, डॉक्टर डोंडियाल जी आ रहा हूँ आपके पास। अपना नहीं सुनिए ना भाई साहब। नहीं, तो मैं अब जब उन्होंने कहा तो मैंने उनको एक बात का जवाब दिया। अरे रुकिएगा ना भाई साहब, आप थोड़ा रुकेंगे। मैं आपसे ये पूछता हूँ, संविधान की बात आप लोग करते हैं, चलो अब मैं लोकसभा की बात कर रहा हूँ देश की। जी बताइए। संविधान में लोकसभा की कितनी सीटें रखी गई हैं कि जिन पर अधिकतम चुनाव हो सकता है? आप मुझे सीट बता दीजिए, कितने नंबर है? 400 555 है 555। पक्का? पक्का। मोबाइल चेक करिए, इंटरनेट पे देखिए। बताइए। 552 चेक करिए, अभी चेक करिए। चलो ठीक है, 552 होगा। अरे 500 ठीक है, मतलब जिसने जैसा बता दिया। यार गुरु, ऐसा नहीं होना चाहिए, कभी भी ये चीजें नहीं करनी चाहिए। नहीं, हमने तो कुछ भी नहीं किया डोंडियाल जी। आपने पूछा मुझे जो अनुमानित जानकारी थी मैंने बता दी बड़े भाई, आपने मुझसे पूछा मैंने बता दी। जानकारी ये अनुमानित नहीं होती। नहीं, अनुमानित थी, मैंने बता दी। मुझे लगभग इतना था कि भाई 555 के आसपास होती है। भाई साहब, अनुमानित जानकारियां, अगर मैं भी अनुमानित जानकारी रखूंगा तो नहीं तो स्थिति खराब होगी, और आपकी अनुमानित जानकारी आपकी स्थिति खराब करेगी। आप संसद में क्यों जा रहे हैं? हम लोकल मुद्दों पर बात कर रहे हैं इस समय, क्योंकि हमारा जो चैनल है HNN, जो जिस चैनल पर मुझे जोड़ा गया है, ये चैनल सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड को प्रमुखता से दिखाता है, इसीलिए वो उत्तराखंड के मुद्दों पर बात करता है। ठीक है सर, अब मैं सवाल पर आ जाता हूं। लोकसभा ले जाएंगे, आप उसको नीतीश कुमार पे ले जाएंगे, आप उसको जो है टीडीपी पे ले जाएंगे, तो वो ठीक नहीं है। ठीक है, मुद्दा अलग है, विषय अलग है, हमको उस विषय पे केंद्रित रहना चाहिए भाई साहब। ठीक है डॉक्टर डोंडियाल जी, मैं संदीप चमोली जी, मेरा जो सवाल था उसको कंप्लीट कीजिए, फिर मैं कमलेश रमन जी पर जाता हूँ। संदीप जी, सवाल पर आ जाएगा। सवाल ये था कि आप जो है बद्रीनाथ सीट पर आपकी पार्टी जीती थी, इसके बाद वो भाजपा में है, आपको वहाँ पर फायदा दिखाई दे रहा। आपने कहा कि 6 वोट कम पड़े लोकसभा चुनाव में, पौड़ी से अगर उसको देखें तो ये आपके लिए उस आकलन को आप कंप्लीट कीजिए जो आप बात कर रहे थे। तो जिस प्रकार 2 विधानसभाओं में उपचुनाव होना है, उन विधानसभाओं को अगर आप नज़दीकी से देखें तो कहीं ना कहीं बद्रीनाथ में एकाएक जो हमारे विधायक श्री राजू भंडारी जी थे वो हमारा दल छोड़ के चले गए, और कहीं ना कहीं इस लोकसभा के चुनाव में कहीं ना कहीं हमारी स्थिति सुधरी है। अगर आप पिछला हमारा नतीजा देखकर इन नतीजों को देखें तो कहीं ना कहीं रवि जी हमारा वहाँ सुधार हुआ है। ठीक उसके विपरीत आप हरिद्वार मंगलौर विधानसभा में अगर आएंगे तो मंगलौर में कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि इस बार लगभग 21,000 से जो है हमारी पार्टी उस विधानसभा को जीतने का काम किया है। लोकसभा के चुनाव की मैं ये बातें कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं हम सबके लिए सुखद
नतीजे हैं कि कहीं ना कहीं जो लोकसभा जो विधानसभा के उपचुनाव होने कहीं ना कहीं पार्टी को इसका लाभ मिलेगा, कार्यकर्ता का मनोबल भी बढ़ता है और निश्चितता ही यकीन मानिए इन दोनों विधानसभाओं में कांग्रेस के प्रत्याशी जो भी हमारा संगठन चुनेगा वो रवि जी जीतने का काम करेंगे। ये लोकसभा के जो नतीजे हैं आप सबके सामने, इन नतीजों को देखते एक जगह हम 20,000 से दिखते हैं और एक जगह बहुत कम मार्जिन के साथ हम वहाँ चुनाव को हारने का काम करते, तो निश्चित ही राजू भंडारी जी के जाने से चमोली में कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में एक उत्साह है, कार्यकर्ताओं में एक मनोबल बढ़ा है और कहीं ना कहीं वहाँ जिसको भी हमारा दल टिकट देने का काम करेगा बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा दोनों ही जीतने का काम करेगा। ठीक है संदीप जी, बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए इसी तरीके से रमन जी, कमलेश जी, आपसे भी उन्होंने जिस तरीके का आकलन बताया इन दोनों सीटों पर, तो आप लोगों को क्यों लगता है कि आप लोग इस पर मजबूत हैं? उन्होंने कहा कि जब वो चले गए तो नाराजगी है वहां पर, एक बूथ की उन्होंने उन्हीं के बूथ की बात की कि चाहे संख्या कुछ भी हो वोट की लेकिन बढ़ने चाहिए थे, कम हुए। आपने कहा था उस पर भी जवाब दूंगी। मंगलौर पर भी उन्होंने बात किया कि वहां पर भी स्थिति मजबूत होती दिखाई दे रही है उनको खुद की पार्टी की। देखिए निसंदेह कि जो हमारा वोटिंग परसेंटेज था वो वहां पर कुछ कम आया है और उसकी पूरी पार्टी समीक्षा भी कर रही है कि कहाँ क्या कमियां ऐसी रह गई कि जो हमारी वोट परसेंटेज वहां पर नहीं बढ़ी है। 10 वोट या 20 वोट जो भी अगर कम भी आया, चाहे एक ही वोट कम आया है, तो पूरी पार्टी इस ओर ध्यान दे रही है कि ये कम किस वजह से आया और इसमें क्या कमियां ऐसी रह गई है। देखिए राजेंद्र भंडारी जी के आने से निस्संदेह कि बिल्कुल फायदा हुआ है भारतीय जनता पार्टी को। मंगलौर में भी फायदा हुआ, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो पिछली बार का जो हमारा वोट परसेंटेज था वो वहां पर कम था, इस बार बढ़ के मिला। वो बात अलग है कि वहां से कांग्रेस जीती है, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आने वाले जो हमारा उपचुनाव होगा आप ये देखेंगे कि दोनों की दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएंगी, क्योंकि वहां पर काम किया जाएगा। वहां का जो विधायक का कैंडिडेट होगा तमाम वो सारी चीजें देकर के कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल बकायदा सर्वे करके तमाम उन सारी चीजों का आकलन करके कि कौन कहाँ से कितनी कैपेसिटी रखता है चीजों को करने की या विकास कार्यों में आगे बढ़कर के काम करने की, जनता के बीच में कौन कितना ज्यादा रहता है, उन सारी चीजों को देकर के भारतीय जनता पार्टी टिकट देने का काम करेगी। तो मुझे लगता है कि वो सारी चीजें तय होंगी और ये बहुत जल्द आपको नजर आएगा और दिखाई भी देगा कि दोनों की दोनों विधानसभा जो हमारी होंगी, दोनों विधायक चुन करके आएंगे भारतीय जनता पार्टी के पाले में। रही बात अब इस उत्तराखंड के अंदर जो भी हमारा चुनाव होता है या जहां से भी हम लोग तो कोई भी ना कहीं से जहां पर हमें लग रहा है कि 9 विधानसभाएं ऐसी है जहां पर हमें वोट कम पड़ा है, आप ये देखिएगा कि तमाम वो सारी चीजें, क्योंकि पांचों की पांचों लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में गई है, पर 9 विधानसभाओं में हमें कहीं ना कहीं थोड़ा परसेंटेज कुछ कम हुआ है। वो किस कारण से हुआ है इसका पूरा गहन अध्ययन किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी और तमाम हमारे जो वरिष्ठ नेतागण हैं वो सभी चीजों को ठीक कमलेश जी, आपने एक बात और भी कही कि राजेंद्र भंडारी की आपकी पार्टी माने से आपको फायदा हुआ। मैं जरूर पूछूंगा फायदा क्या हुआ, लेकिन उससे पहले शांति प्रसाद भट्ट जी पर जा रहा हूँ, काफी देर से मैं गया नहीं। भट्ट जी, अब आप लोगों की जो तैयारियां हैं इन दो राजनीतिक दलों के बीच, क्योंकि निकाय चुनाव है, तो यहाँ पर मजबूती के साथ कैसे लड़ेंगे और इन उपचुनाव पर भी आप लोग अपनी पार्टी प्रत्याशी उतारेंगे? आपने लोकसभा में भी 3 सीटों पर उतारे। देखिए रवि जी, बहुत सही सवाल आपने किया है। हम यही तो बात कह रहे हैं कि देहरादून अस्थायी राजधानी है, नगर निगम यहाँ बनी है, स्मार्ट सिटी ये है, मगर क्या डेंगू मच्छर की व्यवस्था ठीक हुई? अभी से आज के अखबार में लिखा है केस शुरू हो गए आने। कहने का मतलब है आप जरा सी बरसात पे पूरे के पूरे मोहल्ले पानी पानी हो जाते हैं। ये स्मार्ट सिटी है, ये नगर निकाय के हमारे मुद्दे होंगे। दूसरा, आप किसी भी नगर में किसी भी पार्षद के पास काम के लिए चले जाइए, हर नाली में घोटाला हो रखा। नाली बनी 6 महीने नहीं हुए, टूट गई। क्या इस घोटाले को हम मुद्दा नहीं बनाएंगे? आपने नगर के बिजली के बिल बढ़ा दिए, टैक्स बढ़ा दिए, आप क्या सुविधा दे रहे हो नागरिक को, ये हम मुद्दा बना रहे हैं। और आखिर वो कौन से कारण हैं कि जो पार्षद बन रहा है वो ठेकेदार भी बन रहा है, वो संपत्ति का मालिक बहुत तेजी से बढ़ जा रहा है, मगर नगर के अपने पार्षद वाले एरिया में सुविधाएं पूरी नहीं करा पा रहा है। तो ये सवाल हम बनाएंगे सरकार से। हम ये सवाल यही तो पूछ रहे हैं कि भाई अगर जब नगर निकायों की व्यवस्थाएं जब चरमराई भी हैं तो देख क्या रही है नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग नगर निगम का देख क्या रहा है? ये मुद्दे बनेंगे। अब आ जाइए, आपने कहा कि जो उपचुनाव है, हमारा ये सवाल बनेगा, इसमें मुद्दा बनेगा कि हमारी तीर्थ यात्रा शुरू है 4 धाम की और बद्रीनाथ में अफरा तफरी है। वहां के व्यवसायिक, वहां के पंडित पुरोहित धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, किस बात के लिए?
कि यात्री वहां पर सही तरीके से नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनका व्यवसाय प्रभावित हो रहा है। अगर जब ये सरकारें यात्राओं को सुचारू नहीं चला सकती और कभी तो रजिस्ट्रेशन खोल दे रहे हैं, कभी बंद कर दे रहे हैं, जो देहरादून से लेकर हरिद्वार ऋषिकेश में यात्रा को लेकर अफरा तफरी मची हुई है, स्थानीय उन पर मुकदमे लग रहे हैं टूर एंड ट्रैवलिंग वालों पर, और जब हम ये चीजें उसकी जांच कर रहे हैं तो पता चल रहा है कि यात्रियों ने झूठे मुकदमे लगा दिए हमारे लोगों पे। अब वो झूठे मुकदमे इसलिए लगा दिए कि वो ऑनलाइन हो नहीं रहा है, कोई महाराष्ट्र से आ रहा है, कोई हरियाणा से आ रहा है, वो यहाँ झूठ बोल रहा है कि मेरे को लूट लिया, मैंने तो रजिस्ट्रेशन के लिए पैसे दे दिए, बिना जांच के मुकदमे दर्ज हो रहे। हम इसको मुद्दा बना रहे हैं। यही कारण है कि चाहे फिर वो गंगोत्री हो, केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, हर जगह पर यात्रा प्रभावित हो रही है। तो इस चुनाव में इसको हम मुद्दा बनाएंगे। बाकी भ्रष्टाचार, ये दल बदल, ये तो अब जनता देख ही रही है। उत्तराखंड से पलायन का मामला हो, बेरोजगारी का मामला हो, ये तमाम मुद्दे हम बनाएंगे। सबसे बड़ा मुद्दा तो बर्जी आपके पास यही है, क्योंकि अगर आप तीसरे विकल्प के तौर पर तो हैं ही आप, तो अगर दोनों दल बदल की जो चीज हो रही है, सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए आपके पास। देखो ये मुद्दा है, ये तो तय जनता ने करना है। मैं एज ए उत्तराखंडी होने के नाते, उत्तराखंड क्रांति दल का नेता होने के नाते, क्षेत्रीय विचारधाराओं में संघर्ष करने वाला नेता होने के नाते, मेरे लिए तो चिंता का विषय ये है कि गांव में बाघ को बच्चा मार रहा है, बच्चे को बाघ मार रहा है, हम वन अधिनियम की लड़ाई लड़ रहे हैं, तब हम संघर्ष के लिए हम उत्तराखंड में भ्रष्टाचार हो रहा है, बेरोजगार संघ का चुनाव लड़ रहा है, हार रहा है, पलायन राज्य से बदस्तूर जारी है, घर में 40-40 साल के लड़के बेरोजगार हैं, शादियां नहीं हो रही, वंश रुक गए। ये वो मुद्दे हैं जो हर घर को प्रभावित कर रहे हैं। उसके बावजूद भी यदि इन मुद्दों पर हमको वोट नहीं पड़ रहा है तो रणनीति में हमको क्या बदलाव करना चाहिए, क्या दल बदल होना चाहिए, क्या झूठ, फरेब, धोखा, भ्रष्टाचार, पूंजीपतियों के पैसे से लोगों को प्रभावित करके चुनाव जीतने का प्रयास करना चाहिए। ये सवाल हैं। हाँ। हम निरंतरता से अपनी बात कहते रहेंगे। हाँ। एक दिन मेरा विश्वास है कि जैसे राज्य आंदोलन में पूरी उत्तराखंड की जनता ने एक मत होकर उत्तराखंडियत के लिए उत्तराखंड आंदोलन में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करी, उसी तरीके से उत्तराखंड को बचाने के लिए क्षेत्रीय दल के साथ खड़े होंगे। हमारा विश्वास है हम निरंतरता के साथ अपने मुद्दों पर लड़ते रहेंगे और विश्वास हमारा है हम एक दिन इस सत्ता के अंदर पहुंचेंगे और जिन्होंने उत्तराखंडियत के लिए खतरा पैदा किया है इनकी भी पोल खोलेंगे। आखिर क्या जनता नहीं समझ रही है कि 5 साल विधायक बनने के लिए दर दर भटकने वाला व्यक्ति जो कसम खा रहा रात को कि मैं कांग्रेस के लिए वोट मांगूंगा और सुबह चले गया, तो इसका मतलब बिना डर के तो गया नहीं ना। अगर ये चरित्र परिवर्तन है, ये हृदय परिवर्तन है, तो जनता के बीच में हम इसको बड़ा मुद्दा बनाएंगे। ऐसा कौन सा हृदय परिवर्तन है कि रात को गरियाए और सुबह जाके चरण वंदना करे? ये इसका मतलब या तो आपकी राजनीतिक करप्ट प्रैक्टिस है, आप डर के कारण गए हैं और ये उत्तराखंड के अंदर नहीं होना चाहिए। देवभूमि की संस्कृति में ये शोभा नहीं देता। हम इसे मुद्दा बनाएंगे। ये मुद्दा होगा, देखना जनता ने है कि जनता हमको साथ देती है या नहीं देती है। हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम लगातार लगे रहेंगे। कांग्रेस के पास भी यही मुद्दा होगा। कमलेश जी, आप मुझे 2 फायदे बताइए राजेंद्र भंडारी के आपकी पार्टी में आने के बाद। कांग्रेस को तो बड़ा नुकसान हुआ है, एक विधायक उनके कम हो गए, आपको फायदा क्या हुआ? नहीं, फायदा क्यों नहीं हुआ है। जब राजेंद्र भंडारी जी जब आए हैं तो तमाम वहां पे जो वोटिंग परसेंटेज उनको बढ़ी है। बाकी जगह अगर उनके बूथ पर अगर वोटिंग परसेंटेज कम हुई है तो वो इस चीज के लिए देखेंगे कि क्यों कम हुई है, क्योंकि वो उनका घर है। वहां पर अगर कम हुई तो वो देखेंगे, लेकिन बाकी जगह तो उन्होंने जिताने का और अच्छा काम करने का काम किया है। तो क्या उनका टिकट कटेगा? पार्टी को बढ़त देने का काम किया है। मैं इसीलिए पूछ रहा था कि वहां से तो महेंद्र भट्ट बड़ी है, वो चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे ये बताओ आप। देखिए वो पार्टी डिसाइड करेगी, भट्ट जी, वो आप डिसाइड नहीं करेंगे। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, इतनी ज्यादा वैसी हो चुकी है कि यूकेडी दूसरों के निर्णय भी खुद लेने लग। हमारी बात छोड़िए, हम तो आपसे सवाल पूछ रहे हैं, हम तो सवाल पूछ रहे हैं। अरे मैडम हमारी छोड़िए, हम तो हमारे हाल में हैं, हम तो ठीक है। कमलेश जी, मतलब अभी कंफर्म नहीं है कि राजेंद्र भंडारी को ही टिकट मिलेगा? राजेंद्र भाई का टिकट कटेगा क्या? देखिए, मैं तो ये पूछ रहा हूँ। कहा कि हमारी पार्टी डिसाइड करेगी और जिसका त्याग और तप होता है पार्टी उसके लिए जरूर खड़ी रहती है। मुझे लगता है कि पार्टी अपना निर्णय खुद लेगी, स्वयं लेगी। आप भी देखेंगे
कि ठीक है। भंडारी जी चुनाव लड़ते हैं या पार्टी क्या करती है, लेकिन यानी मेरा कंफर्म कहने का नहीं है मतलब अभी कि ये राजेंद्र है भंडारी कि चुनाव जिस लड़ेंगे बद्रीनाथ से। देखिए, मैं यहाँ बैठ करके टीवी चैनल पे बैठ के ये कंफर्म करने के लिए तो नहीं बैठी हूँ, मैं अध्यक्ष नहीं हूँ, मैं मुख्यमंत्री हाँ। नहीं हूँ, वो तो हमारे अध्यक्ष और हमारी कमेटी तय करेगी ना। ठीक है। भट्ट जी तय नहीं करेंगे, आप तय नहीं करेंगे, मैं तय नहीं करूंगी, वो ठीक तो है। हमारी पार्टी की जो कमेटी होगी वो तय करेगी। नाराज दूसरी बात ना जो हो आरोप आप, लगा रहे थे, जितने भी आप मुद्दे नाराज रखने की ना बात हो, कर मैं रहे तो थे, सवाल कि पूछा हम आपसे। मुद्दे रखेंगे। अब प्रवक्ताओं को पता नहीं क्या देखिए, दिक्कत होने लगी आपने भाजपा कहा के। कि हम मुद्दे रखेंगे, हम मुद्दे रखेंगे। अरे आपकी तो 2002 से अब तक जनता जो है, प्रदेश की जनता आपके मुद्दों को गौण साबित करती तो मैं तो चली आ रही है। स्वीकार आपने रहा हूँ ना, बात तक कभी नहीं दे मैं दिया। स्वीकार रहा हूँ, मैं और बड़े दूसरी दिल बात, से स्वीकार रहा हूँ कि हम और मुद्दों में हार रहे हैं। केवल और केवल भट्ट जी टीवी मैडम, अब मैं तो स्वीकार रहा हूँ भाई कि हम मुद्दों में हार रहे हैं, के लोगों की समस्या भी देखते हैं जाके। मगर आप भी तो बता दो कि चुनाव जीतने के बाद आप उत्तराखंड को दे क्या रहे हो? क्या मुद्दे हैं, अंकिता हत्याकांड दे रहे हो, लोकसभा के बेरोजगारी दे रहे हो, लोकसभा पलायन के दे रहे हो, चुनाव में आप भी तो विपक्षी बता दलों दो। ने मुंह की खाई है भट्ट जी, लोकसभा के चुनाव में विपक्षी दलों ने मुंह की खाई है। बताइए कौन सा मुद्दा आपका ऐसा था जो कहीं पर असर कर गया, बताइए। तो मैं तो स्वीकार रहा हूँ कि मैं मुद्दों से हारा हूँ। समझदार है मैडम, मैं तो स्वीकार रहा हूँ। आपके खाली कोरे आरोप। अच्छा, मतलब मैं ना स्वीकारूं? अपने ज्ञान मैं ना स्वीकारूं कि जिन मुद्दों पे हम संघर्ष कर रहे हैं उसमें हमको हार मिल रही है, मैं तो स्वीकार रहा हूं। और आप उत्तराखंड को लूट रहे हो, उत्तराखंडियत को खत्म कर रहे हो और जीत रहे हो। अगर हमने उत्तराखंड को लूटा होता तो प्रदेश की जनता बार बार चुनने का काम नहीं करती। तो हाकम सिंह कौन है, जरा बता दो। हाकम सिंह कौन है ये बता दो, और राजेंद्र भाई क्यों आए आपके पार्टी में ये बता दो। समझदारी से आखिर ये बता दो ना, फिर ये बता दो कि गामा ठीक जो है, है भट्ट जी। कैसे ठीक है, करोड़पति भट्ट जी। अरबपति बन रहे हैं, हमें भी गुण सिखा ठीक है, दो। ठीक है कमलेश जी, ठीक है। मैं संदीप चमोली के हमने तो आपसे सीखे हैं सारे गुण। आपके विधायकों ने पाला बदला 2003 से लेकर अब तक। बताइए मुझे, ये गुण तो आपने ही सिखाए। कौन से हमारे कौन से विधायक ने पाला बदला भाई? कमलेश जी, अरे भाई ठीक है। मैडम कुछ तो सही बोलो। ठीक है, फाइनल कमेंट की तरफ जा रहा हूँ। संदीप चमोली, आपको भी तो विधायक मिले थे या नहीं मिले थे, बताइए। मैडम, पहली विधानसभा जब चुनाव हुआ मिले थे। मैडम आप भूल रही हो शायद आप। मिले थे। भाई- ठीक है, अब मैं फाइनल कमेंट की तरफ जा रहा हूँ। ठीक है रवि भाई, संदीप जी। कमलेश दीदी जो है हमारी बड़ी सीनियर रही हैं और कहीं ना कहीं संघर्ष में हम साथ रहे हैं। साथ रहे हैं, हाँ। और दीदी, मैं एक सवाल आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, क्या कमलेश रमन जिन्हें मैं लगभग 20 वर्षों से इस सड़क पे संघर्ष करते दिख रहा हूं, क्या भाजपा उनको, क्योंकि हमारे दल में टिकट न मिलने के कारण वो भाजपा में गई थी, क्या कमलेश रमन को भाजपा जो नारी शक्ति की बात करती है, क्या नगर निगम मेयर का टिकट देगी? कमलेश दीदी आप हाँ या ना कहिए, क्या आपको भाजपा आपका सम्मान करेगी? आपने मुझे कहा था कि भाई कांग्रेस ने मेरा सम्मान नहीं किया, ये हम मानते हुए आपने बहुत संघर्ष किया था हमारे दल में, परिस्थितियां नहीं रही, आपको टिकट नहीं मिला। आपने वाकई बहुत अच्छा सवाल तो कहीं ना कहीं मैं क्या ये मानूं ठीक है, आ रहा हूं आपके पास। कि भाजपा आपका सम्मान करेगी और आपको मेयर का टिकट देगी? क्योंकि आप मैं आपकी देखिए, काबिलियत को भारतीय जनता जानता हूं। पार्टी ने तो हो सम्मान सकता है नहीं हमारी किया, विचारधारा ऐसा अलग हो, नहीं है कि नहीं हो किया। सकता है कि दीदी हमारी विचारधारा अलग हो, लेकिन संदीप भाई, आपकी आपने कार्यकुशलता बहुत को अच्छा मैंने सवाल देखा। ठीक है, आप जवाब ले किया लेते हैं। है कमलेश जी आज। सुन, जी जी, बताइए। जी, बहुत आप अच्छा बताइए। सवाल संदीप भाई ने किया है। देखिए, मैंने तो अपने दिमाग से जहन से ये निकाल दिया 2022 के चुनाव में, जब मुझे ये पता लगा कि अटैचियों से टिकट दिए जाते हैं। मुझसे अटैची पूछी गई और ये कहा कि तुम्हारी अटैची में पैसा कितना है। जब मेरे वरिष्ठ नेता ने मुझसे ये पूछा 29 साल के बाद, तो मैं वहां से हटी, तो इसलिए मैंने अपने दिमाग से ये निकाल दिया। चलो चुनाव दीदी, हमारी शुभकामनाएं, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। आप निश्चित ही आपको भविष्य में आपकी पार्टी, आप जिस दल में टिकट दे रहे आप आगे बढ़िए। आप सुनिए रवि भाई, अगर राजू भंडारी एकाएक, अगर दीदी हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, भविष्य में आपको टिकट अपने दल से टिकट मिले और आप आगे बढ़े, और आप आगे बढ़े। राजनीति में है तो महत्वाकांक्षाएं तो होंगी आपकी। संदीप जी की सुन लेते हैं। रवि जी, और भारतीय जनता पार्टी ने तो मुझे सम्मान दिया है। जिस प्रकार आपने मुझे एक अहम ओहदे पर बिठाने का काम दीदी, किया है। हमारे यहाँ भी आपने तो हमेशा मुझे जो है दूसरे हमारे यहाँ भी अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष के महत्वपूर्ण ओहदे ओहदे पे आप थी। हमारे यहाँ महिला अध्यक्ष थी दीदी। इतना सम्मान भाजपा भी देगी, इतना सम्मान शायद हमारे यहाँ। तभी तो मैंने कहा कि कभी आप बड़ी बहन है PCC के लिए मुझे रवि लड़ना जी। पड़ता था, कहीं ना कहीं राजू भंडारी ने जिस कारण एकाएक अपने निजी लाभ के लिए, अपने निजी लाभ के लिए जो एकाएक रातों रात हमारे दल को छोड़ने का काम किया, आप सब हमको पता है कि उनका मामला न्यायालय में विचाराधीन था। भाजपा ने उसमें उनको सहयोग किया और रातों रात हमारे दल को छोड़ के चले गए। लेकिन जिस दिन वो हमारे दल को छोड़ के गए, उसके बाद आपने देखा कि उनके ठीक जाने के 24 घंटे बाद गोपेश्वर, जो जनपद इसका बद्रीनाथ विधानसभा का मुख्यालय कहलाता है, गोपेश्वर चमोली का मुख्यालय, उस मुख्यालय में एकाएक जो हमारे जो हजारों समर्थक उमड़े
और जिन्होंने जो जन चेतना, जो हमारे के कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया, कहीं ना कहीं वो ही कार्यकर्ता दोबारा से एकत्र होकर उस विधानसभा को जीतने का काम करेंगे। ठीक है कमलेश जी, एक लाइन में फाइनल कमेंट आपका, फिर मैं भट्ट जी पे ले रहा हूं। जी देखिए, दोनों जो लोग विधानसभा के चुनाव होंगे, हमें पूरा भरोसा है, हमारे काम के ऊपर भरोसा है, धामी जी के लिए गए निर्णयों पर पूरा भरोसा है कि दोनों की दोनों विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में आएगी। और नगर निकाय का जब चुनाव होगा तो नगर निकाय की जो नगर पालिका है या नगर निगम के मेयर है, पार्षद है, तमाम तादाद में भारतीय जनता पार्टी के पास जीत करके पहुंचेंगे। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से तैयार है उपचुनाव के लिए भी और नगर निकाय के चुनाव। शांति प्रसाद भट्ट जी, शॉर्ट में। बस इतना ही है कि नगर निगम के जो चुनाव हैं, इसमें जनता देखे कि आपके बच्चे, आपके मोहल्ले और आपके राज्य के साथ यदि कोई पार्षद, कोई सरकार, कोई मेयर न्याय संगत कार्य कर रहा है राज्य हित में, तो आप अपने मत का सोच कर दान करें, वरना इस राज्य को जिस तरीके से कर्ज की गर्त में डुबाया है, कहीं ऐसा ना हो आने वाली पीढ़ी पछताने के लिए हमें कोसती रहे कि कैसे कैसे लोगों ने हमको इस राज्य को बर्बाद किया। ठीक है सर, शुक्रिया। मैं तमाम मेहमानों का शुक्रिया करूंगा। संदीप चमोली जी, कमलेश रमन जी, शांति प्रसाद भट्ट जी और हमारे साथ डॉक्टर अजय ढोंडियाल जी भी जुड़े थे, उनका बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर अभी यहाँ पर चुनावी समर खत्म नहीं हुआ। उत्तराखंड में निकाय चुनाव कैसे होंगे, कितने दिलचस्प होंगे, इसको लेकर भी तमाम निगाहें हैं और 2 उपचुनाव पर भी जनता की निगाहें हैं। जनता किसको यहाँ पर अपना नेता चुनती है, देखने वाली बात होगी, लेकिन मुद्दे इस बार निकाय चुनाव हो या फिर उपचुनाव गर्म जरूर रहेंगे। क्वेश्चन आवर में मेरे साथ इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।